हेलो फ्रेंड्स, सॉरी 2-3 दिन से हम कंटिन्यूटी में नहीं चल पाए। हमें भी पता है कोर्स जल्दी ख़त्म करना है, तो अब कोशिश करेंगे कंटिन्यूटी चालू रहे। थोड़ी रात हो जाती है, देर हो जाती है, तो वीडियो बनाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, दिन में टाइम मिल नहीं पाता। वेरी सॉरी फॉर दैट। अब थोड़ा स्पीड से चलेंगे। वैसे भी टॉपिक ऐसे हैं जो आपको जल्दी जल्दी समझ में आएंगे, और हम भी कोशिश करेंगे आपको फटाफट समझाते जाएँ और अपन आगे भागते जाएँ। तो स्टार्ट कर लेते हैं आज का वीडियो। आज हम स्टार्ट करेंगे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया से। हम पढ़ चुके हैं इसका पूरा बैकग्राउंड। 1947 तक हम आ चुके थे। उसके बाद क्या होता है, ये एक्चुअली में 1947 से थोड़ा सा पहले ही शुरू हो जाती है इसकी कहानी भी। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया, जिसे हिंदी में हम संविधान सभा भी कहते हैं, इसका जो बैकग्राउंड था वो चालू होता है सन 1934 में, जब पहली बार M.N. रॉय, ये नाम बिल्कुल याद रखेंगे, M.N. रॉय ने 1934 में पहली बार ये प्रपोजल रखा था कि भाई ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया होनी चाहिए। अभी M.N. रॉय कौन थे? M.N. रॉय एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट थे। भारत की जो स्वतंत्रता संग्राम हुई उसमें भी इनका भाग रहा, पर मेनली ये जाने जाते हैं अपने कम्युनिस्ट आइडियाज़ के लिए। इन्होंने ही भारत में कम्युनिस्ट पार्टी की नींव भी रखी थी। याद रखेंगे कि पहली बार एक कम्युनिस्ट ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मांग की थी। दूसरी बात कर लेते हैं, इन्होंने जैसी मांग रखी 1934 में, तो 1935 में कांग्रेस ने भी ऑफिशियली अपनी पहली बार ये मांग रख दी कि हम एक भारत की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चाहते हैं। उसके बाद सन 1938 में श्री जवाहरलाल नेहरू, जो हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री हुए, उन्होंने कांग्रेस के बिहाफ पे एक डिक्लेरेशन दिया। जो डिक्लेरेशन बड़ा ही सिंपल था। उनका ये कहना था कि हिंदुस्तान की जो संविधान सभा बननी चाहिए, हिंदुस्तान का संविधान बनाने के लिए, फ्री इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होनी चाहिए, उसमें बाहरी किसी भी प्रकार का हाथ नहीं होना चाहिए। देयर शुड नॉट बी एनी इंटरफेरेंस फ्रॉम आउटसाइड। इट शुड बी एन असेंबली इलेक्टेड बाय इंडियंस ऑन द बेसिस ऑफ अडल्ट फ्रेंचाइज। अर्थात कि ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होनी चाहिए भारतीयों द्वारा ही इलेक्ट की जानी चाहिए, और किस आधार पर? वोटिंग के आधार पर। अडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब होता है जो 18 साल के बाद हम वोट करते हैं, उसको एक अडल्ट फ्रेंचाइज का नाम दिया जाता है। दैट्स अ टर्म, टेक्निकल टर्म। तो 1938 में जवाहरलाल नेहरू साहब ने ये घोषणा भी कर दी। अब 1940 आते आते तक एक छोटी सी घटना हुई। ब्रिटिश पार्लियामेंट जो थी, वहाँ से हमारे पास एक ऑगस्ट ऑफर नाम का ऑफर आया। अब इस ऑफर में क्या कहा गया? इस ऑफर में मेनली ये कहा गया कि हम इस बात से ऑलमोस्ट सहमत हैं कि भारत की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होनी चाहिए, भारत का एक कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। अब वो आज़ादी देंगे या नहीं देंगे, वो बात इसमें थोड़ी गोलमोल थी, पर कॉन्स्टिट्यूशन की बात वो मान चुके थे। उनका ये कहना था कि भारत जो है, भारत के नेता जो हैं, भारत के लोग जो हैं, वो वर्ल्ड वॉर 2 में हमारा साथ दें, तो उसके ख़त्म होने के बाद हम भारत के कॉन्स्टिट्यूशन की असेंबली के बारे में सोचेंगे, भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में सोचेंगे, और भारत में आगे क्या होना चाहिए उसके बारे में सोचेंगे। अब इस अगस्त ऑफर के तहत क्या हुआ, 1942 में क्रिप्स मिशन भेजा गया। अब क्रिप्स कौन थे? क्रिप्स थे सर, इनका नाम पूरा था सर एल्फ्रेड, आई एम सॉरी, थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा है मुझे भी। इनका नाम था सर स्टैफर्ड क्रिप्स। स्टैफर्ड क्रिप्स। मेनली हम क्रिप्स याद रखेंगे तो हमारा काम चल जाएगा, क्योंकि क्रिप्स के नाम से ये फेमस हुए। इनका मिशन, इनका इंडिया में आना भी क्रिप्स के नाम से ही फेमस हुआ। तो 1942 में क्रिप्स मिशन आ गया। अब क्रिप्स मिशन के आने में उन्होंने एक फार्मूला लेके आए थे, वो एक बेसिक ब्लूप्रिंट लेके आए थे कि हम इस तरीके से सोच रहे हैं कि भारत का संविधान जो है, संविधान सभा जो है, वो इस तरीके से बनाई जानी चाहिए। अब प्रॉब्लम क्या थी कि उस टाइम तक जो मुस्लिम लीग थी वो ऑलमोस्ट इस बात के लिए तैयार थी कि हमें तो भाई हिंदुस्तान में नहीं रहना, हमें मुस्लिम्स के लिए एक अलग से देश चाहिए। पाकिस्तान टर्म भी थोड़ी सी जो कॉइन हुई थी, वो मुस्लिम लीग ने कॉइन नहीं की थी। ये अमेरिका में एक मुस्लिम स्टूडेंट हुआ करते थे, उन्होंने पहली बार अपने पैम्फलेट में लिख दिया था पाकिस्तान, तो वहाँ से पाकिस्तान नाम कॉइन हो गया था। तो ये मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान नाम नहीं रखा था, पर उन्होंने डिमांड कर ली थी कि हमें तो एक अलग देश चाहिए, हमें हिंदुस्तान में नहीं रहना है। हिंदुस्तान में आप हिंदुओं के लिए हिंदुस्तान बना दो, और पाकिस्तान, जो उस टाइम पाकिस्तान नाम तय नहीं हुआ था, उन्होंने बस इतना ही कहा था कि हमारे मुस्लिम्स के लिए भी एक अलग देश बना दो, हम अपना अलग से कार्यक्रम चलाना चाहते हैं। तो अब मुस्लिम लीग मानी नहीं साहब क्रिप्स मिशन आने पे, तो इस कारण से सर स्टैफर्ड क्रिप्स जो थे वो खाली हाथ इंग्लैंड लौट गए 1942 में। अब कुछ ना कुछ तो ब्रिटिश पार्लियामेंट को इस बारे में करना ही था, तो उन्होंने उसके बाद किसको भेज दिया,
कैबिनेट मिशन। इसका नाम कैबिनेट मिशन क्यों है? क्योंकि जो भी इसके मेंबरान थे, जितने भी मेंबर्स इस मिशन में थे, वो सब इंग्लिश कैबिनेट यानी जो इंग्लिश पार्लियामेंट की कैबिनेट थी उसके सदस्य थे। इसमें भी सर स्टैफर्ड क्रिप्स भी साथ में वापस दोबारा लौट के आए थे। तो इन्होंने कांग्रेस से, मुस्लिम लीग से और छोटी बड़ी सब पार्टियों से बात करी और इन्होंने भी ये तो साफ तौर पे मुस्लिम लीग को कह दिया कि भाई 2 कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनाने के लिए हम अभी तैयार नहीं है। यानी अंग्रेज़ों के दिमाग में उस टाइम तक भारत का पार्टीशन करना नहीं था, क्योंकि कहीं ना कहीं शायद वो इंडिपेंडेंट इंडिया है, इंडिपेंडेंट पाकिस्तान नहीं क्रिएट करना चाहते थे। वो सोच रहे थे कि हम इसको एक कॉलोनी ही रखते हैं इंडिया को, पर इनको अपना एक संविधान दे देते हैं, इनको ऑटोनॉमस बना देते हैं थोड़ा बहुत। उनकी विचारधारा इस टाइम तक ये चल रही थी, ये बात क्लियर है, क्योंकि अंग्रेज़ों ने जब ये सोच ही लिया कि भारत को इंडिपेंडेंस देनी ही पड़ेगी, मजबूरी में स्वतंत्रता देनी ही पड़ेगी, तो उन्होंने बड़ी बड़ी खुशी के साथ भारत और पाकिस्तान का बंटवारा कर दिया था। तो उनको बंटवारा करने से कोई परहेज नहीं था। यहाँ पे उनकी सोच ही नहीं थी कि हम इसको एक इंडिपेंडेंट नेशन बना देंगे, वो तो हमें एक ऑटोनॉमस कॉलोनी बनाना चाहते थे। अब कैबिनेट मिशन ने क्या किया? कैबिनेट मिशन ने सबसे पहले क्या किया? रिजेक्टेड द आइडिया ऑफ 2 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज। ठीक है साहब। अब दूसरी बात इन्होंने क्या करी? इन्होंने एक फॉर्मूला बनाया, फॉर्मूला फॉर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अर्थात इन्होंने एक फॉर्मूला बनाया कि जिसके द्वारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो होती है, हमारी संविधान सभा थी, उसको किस प्रकार से चुना जाएगा। तो एक फॉर्मूला बना लिया, जिस फॉर्मूले पे इन्होंने मुस्लिम लीग को भी राज़ी कर लिया और कांग्रेस को भी राज़ी कर लिया। अब ये फॉर्मूला क्या था, ये आपको समझा देते हैं। तो इन्होंने कहा कि भाई भारत की जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होगी उसमें टोटल सीट्स होंगी 389, 390 में से एक कम। ऐसे याद करना थोड़ा सा आसान हो जाता है, मैं ऐसे याद कर लेता हूँ, आप अपने हिसाब से याद करें। अब 389 सीट जो थी, इनका बंटवारा होना था। तो इन्होंने क्या बोला? भाई ब्रिटिश इंडिया की जो प्रोविंसेस हैं उनको हम देंगे 296 सीट। ठीक है साहब। और जो प्रिंसली स्टेट्स हैं इंडिया में, जो छोटी बड़ी, उनको हम दे देंगे कितनी सीट्स? कितनी बच गई? 93 सीट्स। होपफुली मेरा मैथ सही है। तो ये बात हो गई। अब ब्रिटिश इंडिया की जो सीट थी उनमें भी 2 तरीके का डिवीज़न था। 292 जो थी वो थी गवर्नर प्रोविंसेस के लिए, और जो बची हुई 4 थी वो चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस के लिए थी। ये थोड़ी छोटी प्रोविंसेस थी जिनके ऊपर चीफ कमिश्नर राज्य करते थे। अजमेर, मेरवाड़ा जैसे राजस्थान में एक चीफ कमिश्नर प्रोविंस थी। अब ये आइडिया जो था ये मुस्लिम लीग ने भी मान लिया, ये आइडिया आपकी कांग्रेस ने भी मान लिया। प्रिंसली स्टेट से इस बारे में कुछ पूछा नहीं गया था। अब दूसरी बात ये हुई कि साहब अब हिंदू, मुस्लिम, सिख इन सब के बीच में बंटवारा तो कर चुके थे कम्युनल इलेक्टोरेट के ज़माने में ही। तो अब उन्होंने कहा कि अब ये कैसे मानेंगे? अब ये कहेंगे कि हमारे बीच में भी बंटवारा करो इन सीट्स का। तो ये जो 93 प्रिंसली सीट्स थी, इनके लिए तो उन्होंने कह दिया कि भैया यहाँ के जो राजा महाराजा होंगे, और यदि वहाँ किसी प्रकार का मंत्रिमंडल भी है तो अच्छी बात है, नहीं है तो सिर्फ जो राजा महाराजा होंगे वो अपने किसी ना किसी व्यक्ति को नॉमिनेट कर देंगे। तो ये तो 93 के 93 हो गए नॉमिनेटेड। अब बची ये ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस की सीट्स। तो इन्होंने कहा भाई ये जो सीट्स हैं इनका बंटवारा हम मुस्लिम्स, सिख्स एंड जनरल। अब जनरल में कौन कौन आ गया? हिंदू भी आ गए,
पारसी भी आ गए, एंग्लो इंडियंस भी आ गए, यानी हिंदू जो भाई थे वो तो इसमें थे ही, मुस्लिम भाइयों और सिख भाइयों को छोड़ के हर कोई जनरल में चला गया। अब इनके बीच में बंटवारा किस प्रकार होगा साहब? अकॉर्डिंग टू देयर पॉपुलेशन, कि जिस एरिया में जितनी इनकी पॉपुलेशन होगी उतनी सीट्स दी जाएंगी। मान लो एक ए एरिया है जिसमें 25% मुस्लिम हैं, 25% सिख हैं और 50% जनरल हैं, और इनको मिल गई 4 सीट। तो 4 का 25%, एक इनका हो गया, एक इनका हो गया और 2 इनकी हो गई। तो याद रखने वाली बात क्या है? अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन। और ये ट्रेंड आज भी चला आ रहा है। हमारी जो भी विधानसभा की सीटें हों, चाहे वो राज्यसभा की सीटें हों या आप कह लें लोकसभा की सीटें हों, सबका बंटवारा पॉपुलेशन के बेसिस पे ही होता है। अब तीसरी बात क्या कही गई भाई? अब ये सीटों का बंटवारा तो हो गया, अब इन सीटों पे सिलेक्शन कैसे होगा? तो इन्होंने कहा जो इलेक्शन होगा ना, वो इसी कम्युनिटी के लोग जो उन पर्टिकुलर एरियाज़ की असेंबलीज में बैठे हैं, लेजिस्लेटिव असेंबलीज में बैठे हैं, वो चुन के भेजेंगे कि भाई मुस्लिम्स हैं, जो मुस्लिमों को मान लो 1 सीट मिली, तो उस एरिया के जो भी लेजिस्लेटिव असेंबली है या लेजिस्लेटिव काउंसिल है, तो उसमें जो मुस्लिम भाई होंगे सिर्फ वही वोट करेंगे इस 1 सीट के लिए। सेम फॉर सिक्स, सेम फॉर जनरल। तो जो धर्म का बंटवारा था वो तो इन्होंने फुल कंटिन्यूटी में चालू रखा। इन्होंने कहा भैया ये हिंदुस्तान को बांटने का सबसे बढ़िया तरीका है, अंग्रेजों को समझ में आ गई थी, डिवाइड एंड रूल इज़ द बेस्ट पॉलिसी फॉर इंडिया। तो इन्होंने उसको कंटिन्यू एंड तक रखा है, ये आप देखेंगे। तो ये तो बात हो गई कि भैया ये क्या फार्मूला था, ठीक है साहब। अब इस फार्मूले के आधार पे 1946 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के इलेक्शन कराए गए। तो एक बात और क्लियर हो जाती है यहाँ पे कि जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी तो वो पार्टली नॉमिनेटेड थी और पार्टली इलेक्टेड थी। इलेक्शन भी डायरेक्ट नहीं थे, इनडायरेक्ट इलेक्शंस थे। तो द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इलेक्टेड और कॉन्स्टिट्यूटेड सही वर्ड होगा, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया इलेक्टेड तो कम्प्लीटली नहीं थी। इन 1946 was partially elected and partially nominated। इनडायरेक्ट इलेक्शंस कहाँ हुए? ये वाला पार्ट इनडायरेक्ट था और हुआ कहाँ? ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस में। और जो नॉमिनेशन वाला पार्ट था, नॉमिनेटेड वाला, वो कहाँ से आया? प्रिंसली स्टेट्स। ठीक है साहब, ये बात क्लियर हो गई है ना। अब आगे बढ़ते हैं। तो जुलाई अगस्त के महीने में सन 1946 के इलेक्शन करा लिए गए। एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्रिएट कर ली गई। अब हुआ क्या कि अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्रिएट तो हो गई, पर मुस्लिम लीग को एक झटका लग गया। मुस्लिम लीग को ये लगा था कि हम ऑल ओवर इंडिया बहुत भयंकर प्रदर्शन करेंगे, बहुत अच्छी सीटें लेके आएंगे, क्योंकि मुसलमानों की तादाद हिंदुस्तान में अच्छी खासी थी। तो उन्हें ये लगा कि हर मुस्लिम वोट हमें ही पड़ेगा, है ना। माइनॉरिटी वोट की भी उम्मीद कर रहे थे वो। उन्हें लगा था कि हिंदुओं को अलग थलग कर देंगे, पर ऐसा कर नहीं पाए। अनफॉर्चुनेटली जो 296 सीट्स के इलेक्शन हुए उसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस, मुस्लिम लीग और एक अदर्स थे जो छोटी मोटी पार्टियां थी। जो इलेक्शन का रिजल्ट था वो मुस्लिम लीग के अकॉर्डिंग एग्जैक्टली नहीं आया। हालांकि सीटें जीत ली थी इन्होंने, पर बहुत ज़्यादा नहीं। इनको लगा था कि हम बहुत ज़्यादा सीटें जीत लेंगे। आईएनसी ने 208 सीट जीत ली
मुस्लिम लीग के पल्ले पड़ी सिर्फ 73 सीट और 15 सीट जो थी वो अदर्स के पास चली गई। अब ये जो फॉर्मूला था ये मुस्लिम लीग की अपेक्षा के अनुसार नहीं था। अब मुस्लिम लीग को लगा कि भाई 73 आदमी लेके हम कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में कितना शोर मचा लेंगे, नहीं मचा पाएंगे। फिर उन्होंने अजीबोगरीब डिमांड शुरू कर दी जो किसी को भी मान्य नहीं हो सकती थी। उन्होंने कहा भाई 50% सीटें हमारे लिए दे दो, फलाना कर दो, ढिमकाना कर दो। ऐसा हो नहीं सकता था। तो मुस्लिम लीग ने यहाँ पे आके नौटंकी शुरू कर दी। फिर से अलग देश की डिमांड के ऊपर चढ़ पड़े जिन्ना, कि जिन्ना को समझ में आ गया था कि 73 सीटों के साथ हमारा कुछ नहीं होने वाला। देश की जनता ने भी हमें एक तरीके से नकार दिया, तो एक ही तरीका है कि अंग्रेज़ों की तरह हम भी डिवाइडेड रूल पे आ जाएं कि हमारा रूल तभी हो पाएगा जब हम हिंदुस्तान का डिवीज़न कर लेंगे, वरना हमारा रूल तो होना नहीं है। INC इंडियन नेशनल कांग्रेस ही आगे सरकार भी बना लेगी। जब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जीत गई तो सरकार भी पहले यही बनाएगी। तो मुस्लिम लीग ने तो कर दिया साहब इसको बॉयकॉट। अब सबसे बड़ी समस्या क्या थी? दूसरी समस्या ये थी कि प्रिंसली स्टेट्स जो थी ये भी राजी नहीं हो रही थी। ये भी कह रही थी भैया हम क्यों संविधान बनाने दें। इनको पता था कि भाई हमारे पास भी सीटों की कमी है, हमारे पास भी कोई बहुत बड़ी संख्या नहीं है। अब इन तीनों पे मिला लो साहब, तब भी जाके आप पे INC भारी पड़ जाती, क्योंकि जो भी फैसला होता वो मेजॉरिटी के बेसिस पे होता। तो INC थी जो केवल एक पार्टी ऐसी जो फायदे में बैठी थी, बाकी मुस्लिम लीग का नुकसान हो गया, प्रिंसली स्टेट्स का नुकसान हो गया। तो ये तो राजी हुए ही नहीं। अब राजी हो चाहे ना हो, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली तो बन गई साहब 1946 में, है ना। मीटिंग तो होनी है, मीटिंग में आना नहीं आना वो आपकी हेडेक है। अब जैसे होता है ना लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के सेशन तो होने ही है। जब सेशन आ गया है तो वो तो होना ही है। अब कोई आए ना आए वो उसकी मर्जी पे है। जैसे कई पार्टियां बॉयकॉट कर देती हैं, हम इस सेशन में नहीं आएंगे साहब। नहीं आओ तो बताओ यार, आपका अधिकार है, काम तो चलेगा, काम थोड़ी रुकेगा। तो फर्स्ट मीटिंग जो थी ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, याद रखेंगे ये डेट, बड़ी ही इम्पोर्टेंट डेट है, ठीक है साहब। ये थी 9 दिसंबर 1946, 9 दिसंबर 1946। अब याद रखने का छोटा सा तरीका है, 9 नंबर तो आपको याद रह जाएगा मेरे ख्याल से। 1946 में इलेक्शन हुए थे, ये भी आप समझ गए हो। और जब हमें आज़ादी मिली थी उससे 1 साल पहले ही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का काम शुरू हो गया था, उससे आपको 1946 याद रह जाएगा। बात रही दिसंबर की, तो इसको ऐसे याद रख लेंगे कि 26 नवंबर को जो है 1949 को 1949 हमारा संविधान पार्शियली लागू कर दिया गया था। जैसे कि हम पहले की वीडियो में शायद डिस्कस कर चुके हैं कि जो प्रीएम्बल है उसमें भी यही डेट मेंशन्ड है। तो टोटल टाइम जो इस असेंबली ने लिया था संविधान को बनाने का वो था 2 साल 11 महीने और 18 दिन, ठीक है साहब। तो इससे अगर आप कैलकुलेशन करोगे तो वो घूम फिर के ये तारीख आपको मिल जाएगी, है ना। बाकी याद रख लेंगे तो बहुत ही अच्छी बात है, उससे अच्छा तो कुछ होता ही नहीं है। तो 9 दिसंबर 1946 को पहली मीटिंग हुई। अटेंड किसने किसने करा ये तो हमें याद नहीं है और हमें याद भी नहीं करना है। हमें सिर्फ इतना याद रखना है कि 211 मेंबर थे पहली मीटिंग में। और कौन नहीं था? मुस्लिम लीग नहीं थी और प्रिंसली स्टेट्स नहीं थी। तो ये INC के मेंबर रहे होंगे और जो अदर्स थे उनमें से कुछ मेंबर्स रहे होंगे। तो ये संख्या हमें याद रखनी है। अब जैसा कि हम पहले भी एक बार बात कर चुके थे, सिन्हा साहब की याद हो तो सच्चिदानंद सिन्हा, ये नाम याद रखेंगे। तो सच्चिदानंद सिन्हा साहब थे, इनको टेम्पररी प्रेसिडेंट चुना गया। अब कन्फ्यूजन वाली बात क्या होती है कि कोई सोचेगा कि इनको इलेक्ट किया गया, इनको इलेक्ट नहीं किया गया था। ये संविधान सभा में
सबसे उम्रदराज आदमी थे, ठीक है, सीनियर मोस्ट थे, इसलिए इनको टेम्परेरी प्रेसिडेंट बना दिया गया था। और ये प्रथा फ्रांस में बहुत प्रचलित थी। तो हमने भी इसी फ्रेंच प्रैक्टिस को फॉलो करते हुए जो ओल्डेस्ट मेंबर था उसको इलेक्ट कर लिया एज अ टेम्परेरी प्रेसिडेंट, ताकि बातें आगे बढ़ सकें। और बाद में जो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इनको प्रेसिडेंट चुन लिया गया, जो बाद में चल के भारत के पहले प्रेसिडेंट भी बने। अभी ये भारत के प्रेसिडेंट नहीं बने, ये बात क्लियर कर लें, अभी ये प्रेसिडेंट बने कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के। ये सब चीज़ें तो आपको समझ में आई गई होंगी, मुझे लगता नहीं कोई बहुत डिफ़िकल्ट चीज़ है। एक छोटी सी चीज़ रह जाती है कि एक प्रेसिडेंट बनाया गया और 2 वाइस प्रेसिडेंट बनाए गए। अब सबको खुश रखना है भाई, है ना। तो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के वाइस प्रेसिडेंट कितने थे? 2। एक थे श्री HC मुखर्जी, ठीक है दोस्तों, और दूसरे आपके थे नाम थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, बड़ी मुश्किल से याद होता है, पर याद हो जाएगा, ऐसी बात नहीं। VT कृष्णमाचारी, मुझे भी कभी कभी याद करने के लिए 2 सेकंड लगते हैं, तो उस बात का बुरा मत मानिएगा, हम भी मशीन नहीं है, हम भी आपकी तरह आदमी हैं। तो एक प्रेसिडेंट और 2 वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव कर लिया गया, ठीक है साहब। इसके बाद जो बड़ी बात होनी है वो होनी है श्री जवाहरलाल नेहरू का अभिभाषण, ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन। तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो था इसे पेश किसने किया? सबसे पहले तो अपन ये याद रखेंगे, जवाहरलाल नेहरू ने। इसकी तारीख भी याद रखेंगे, दिसंबर 13, 1946। ठीक है। अब ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन क्या था? ये बेसिकली एक रेजोल्यूशन था जिसमें कहा गया था या इसमें पॉइंट आउट कर दिए गए थे कि हिंदुस्तान की जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनाई गई है इसका ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा। इसका ऑब्जेक्टिव रहेगा एक कॉन्स्टिट्यूशन क्रिएट करना, और किस प्रकार का कॉन्स्टिट्यूशन ये क्रिएट करना वो भी इसमें मेंशन था कि भाई हम एक रिपब्लिक बनाएंगे, हम एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बनाएंगे जिसकी सारी की सारी शक्ति जनता से आएगी, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। तो उस तरीके की सारी बातें इस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में कही गई थी। कहते हैं कि ये जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन थी ना, इसका ही बदला हुआ रूप है हमारे देश का क्या? हमारे संविधान की प्रस्तावना, प्रीएम्बल टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये इस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का ही दूसरा रूप है। अब इस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को सब लोगों ने पढ़ा होगा, शायद थोड़ा बहुत डिस्कशन भी किया होगा। तो जो है इसको पास करते करते जनवरी का समय आ गया था और इसका जो एडॉप्शन था यूनानिमस हुआ था, यूनानिमसली एडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑन जनवरी 22, 1947 तक हम दोबारा पहुंच गए हैं। इस साल से हमें बड़ा प्यार है, हमारी आज़ादी इसी साल आई थी भाई, तो प्यार तो होगा, क्यों नहीं होगा। तो जनवरी 22, 1947 को यूनानिमसली अडॉप्ट कर लिया गया इस कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली द्वारा। इस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को, यूनानिमस का मतलब है कि हर कोई इसके फेवर में था, किसी ने इसके खिलाफ वोट नहीं डाला। इसका ये मतलब नहीं है कि कोई इसके खिलाफ नहीं था, जो खिलाफ थे वो वहाँ मौजूद ही नहीं थे। तो ये बात क्लियर है, जितने लोग भी वहाँ मौजूद थे उन्होंने सबने इसके फेवर में वोट डाला और इसको अडॉप्ट कर लिया गया। अब इसके बाद बड़ी घटना क्या होती है साहब?
भारत की आज़ादी 15 अगस्त 1947 को माउंटबेटन प्लान के तहत भारत आज़ाद हो जाता है। तो आज़ादी के बाद कुछ इफेक्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भी पढ़ेंगे। इफेक्ट्स ऑफ इंडिपेंडेंस ऑन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो साहब क्या होता है, अब कुछ एरिया पाकिस्तान में चले गए, ईस्ट पाकिस्तान जो बांग्लादेश और वेस्ट पाकिस्तान में, तो जाहिर है सीटें भी घटेंगी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की। तो टोटल सीटों को घटा के कितना कर दिया गया, अब 299। पहले कितनी थी साहब, 389। तो अब 299 हो गई, जिसका बंटवारा फिर दो तरीके से हुआ, ब्रिटिश इंडिया में और प्रिंसली स्टेट्स में। जो प्रिंसली स्टेट्स माउंटबेटन प्लान के तहत भारत में आ चुकी थी। वैसे तो आज़ादी के टाइम पे प्रिंसली स्टेट्स को अंग्रेज़ों ने ये अधिकार दे दिए थे कि आप अपना भविष्य खुद तय करो, आपको भारत में जाना है चाहे पाकिस्तान में जाना है या इंडिपेंडेंट रहना है। पर ये बहुत इम्प्रैक्टिकल था, जैसा कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। उन्हें आना तो या तो भारत में था या पाकिस्तान में था, और वो भी जोग्राफिकल लोकेशन के अकॉर्डिंग ही उन्हें आना पड़ा। ऐसा कुछ नहीं हुआ कि भारत के बीचों बीच से कोई हिस्सा पाकिस्तान में जुड़ गया या पाकिस्तान के बीचों बीच से कोई हिस्सा आगे भारत में जुड़ गया, ऐसा नहीं हुआ और ऐसा हो भी नहीं सकता था। इनके बीच में फिर बंटवारा किया गया, है ना साहब। तो 70 सीटें तो दे दी गई प्रिंसली स्टेट्स को, इसको क्लियरली लिख देते हैं। 70 सीट्स टू प्रिंसली स्टेट्स और 229 सीट्स टू ब्रिटिश इंडिया। बड़ा सिंपल सा फंडा था। अब इन लोगों ने जो है भारत के संविधान को लिखा, कैसे लिखा और क्या क्या किया वो भी डिस्कस कर लेते हैं। तो संविधान तो लिखा ही लिखा था, उसके अलावा इन्होंने कुछ काम और करे, जैसे कि भारत की कॉमनवेल्थ की मेंबरशिप को रेटिफाई करा। अंग्रेज़ों ने 1947 में जो इंडिपेंडेंस एक्ट आया था उसमें ये कह दिया था कि भारत चाहे तो कॉमनवेल्थ को छोड़ सकता है और भारत चाहे तो एक आज़ाद देश की तरह कॉमनवेल्थ से जुड़ा रह सकता है। तो भारत की संविधान सभा ने क्या तय किया कि हम कॉमनवेल्थ से जुड़े रहेंगे। उसके कई कारण थे कि कॉमनवेल्थ में रहने के कुछ ट्रेड बेनिफिट्स भी थे, कुछ इकोनॉमिक बेनिफिट्स भी थे। जब भी आप कहते हैं ना एकजुट होते हैं तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई फ़ायदा होता है। अगर आप अलग थलग हो जाएंगे तो कहीं ना कहीं नुकसान होता है। तो ये बहुत अच्छा कदम इस सभा ने लिया था। तो रेटिफिकेशन किया गया मई 1949 में, याद नहीं रहेगा तो भी चलेगा, बहुत इंपॉर्टेंट डेट नहीं है, पर हाँ रेटिफिकेशन हुआ था, ये आप याद रखो। भारत का जो फ्लैग था ट्राई कलर हमारा, उसको भी इसकी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने अडॉप्ट किया था, क्योंकि तब तक पार्लियामेंट नहीं बनी थी। तो इन्होंने उसको जुलाई 22, 1947 को अडॉप्ट किया। ये ज़रूर याद रखेंगे डेट। दूसरी भी लिख लेते हैं, रेटिफिकेशन कॉमनवेल्थ मेंबरशिप, रेटिफिकेशन कर दी कब, मई 1949 में। एडॉप्टेड नेशनल फ्लैग कब, 22 जुलाई 1947 को। ठीक है, तो 22 जुलाई 1947 को क्यों अडॉप्ट किया गया, क्योंकि 15 अगस्त 1947 को झंडा लहराना था भाई, देश आज़ाद होना था। तो इसको अडॉप्ट कर लिया गया 22 जुलाई 1947 को। ट्राई कलर विद अशोक चक्र इन द मिड, बहुत ही प्यारा है हमारा झंडा। आज फेसबुक पे हमने कई वीडियो डाले, वो भी हमारे झंडे की शान को लेकर ही थे। मौका मिले तो मेरे पर्सनल फेसबुक पेज पे जाएं, पुनीत परनामी, उस पर आपको वो वीडियोस दिख जाएंगे। तीसरी बात क्या हुई साहब, एडॉप्शन ऑफ नेशनल एंथम
एंड नेशनल सॉन्ग, जनगण मन और वंदे मातरम, इनको अडॉप्ट करा गया कब? जनवरी 24, 1950 को, 26 जनवरी से ठीक 2 दिन पहले। और आखिरी काम इन्होंने क्या किया था? इलेक्टेड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एज फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ फ्री इंडिया। ये भी इन्होंने 24 जनवरी वाले सेशन में ही करा था, 24 जनवरी 1950 के सेशन में। तो ये कुछ बड़े इम्पोर्टेंट काम कर दिए थे। एक बात और डिस्कस कर लेते हैं, वही के लोग कहेंगे कि सन 1947 में भारत आज़ाद हो गया, आप कह रहे हो पार्लियामेंट नहीं थी, तो फिर कार्यक्रम चल कैसे रहा था देश पे? एडमिनिस्ट्रेशन कौन कर रहा था? एडमिनिस्ट्रेशन कौन कर रहा था? यही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कर रही थी। कैसे कर रही थी कि ये दोनों फंक्शन निभाती थी। कभी ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की तरह मीट करती थी, संविधान बनाने का काम करती थी, और जब ये लेजिस्लेटिव असेंबली की तरह मिलती थी तो ये पार्लियामेंट का काम करती थी। अब लेजिस्लेटिव असेंबली के जो प्रेसिडेंट थे वो थे सर, आपको बता देते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। अभी परमानेंट लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं थी, व्हेन परफॉर्मिंग लेजिस्लेटिव फंक्शंस, तो वो थे जीवी मावलंकर साहब। और जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की तरह काम करती है तब तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे ही थे, है ना। तो अब आपको जो बड़ी इम्पोर्टेंट कमिटीज़ बनी थी इस असेंबली की, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, उनसे भी रूबरू करा देते हैं। 2 मिनट दो, मैं सबके नाम लिख देता हूँ। एक ड्राफ्टिंग कमेटी थी, एक स्टीयरिंग कमेटी थी, ठीक है जी। उसके बाद यूनियन पावर्स कमेटी थी, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी थी, ठीक है। प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी थी, एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स थी, रूल्स एंड प्रोसीजर कमेटी थी, और एक इम्पॉर्टेंट कमेटी और थी, स्टेट्स कमेटी। अब इन कमेटियों के नाम याद नहीं रखने, मेनली अपने को याद रखना है कि इनके प्रेसिडेंट कौन थे। ड्राफ्टिंग कमेटी जो थी, इसके प्रेसिडेंट थे बाबा साहब अम्बेडकर, BR अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर। स्टीयरिंग कमेटी जो थी, ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के अंडर काम कर रही थी। वो प्रेसिडेंट थे इस असेंबली के, तो स्टीयर करना भी उन्हीं का काम था। यूनियन पावर्स कमेटी, ये श्री जवाहरलाल नेहरू ने अपने पास रखी थी। जो हाई पावर्ड कमेटियाँ थी वो सब ऑलमोस्ट जवाहरलाल नेहरू ने अपने अंडर में रखी थी। यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन भी जवाहरलाल नेहरू के अंडर में थी। प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन वल्लभ भाई पटेल के अंडर में थी, सरदार वल्लभ भाई पटेल।
हमारे देश के लौह पुरुष, जिनके बिना शायद हमारा देश इस तरीके से एक इकट्ठा नहीं हो पाता। इन्होंने अंग्रेज़ों की वो चाल जो प्रिंसली स्टेट्स को आज़ाद करने वाली थी उसको विफल किया था। वल्लभ भाई पटेल थे। एडवाइजरी कमेटी, फिर राजेंद्र प्रसाद आ जाएंगे। सॉरी, ये वो गलती हो गई है। सिर्फ एडवाइजरी कमेटी नहीं है, ये एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स है। तो इसके कर्ता धर्ता भी वल्लभ भाई पटेल ही थे। जो टफ डिसीजन थे जैसे फंडामेंटल राइट्स और प्रोविंसेस को संभालना, वो वल्लभ भाई पटेल कर रहे थे। उसके अलावा रूल्स एंड प्रोसीजर कमेटी जो थी, ये राजेंद्र प्रसाद साहब के अंडर में थी। ये वो प्रेसिडेंट थे इस असेंबली के, तो वही रूल्स एंड प्रोसीजर बना रहे थे। रह गई स्टेट्स कमेटी, तो ये JL नेहरू साहब के पास थी, जवाहरलाल नेहरू। आपको ये वाली साइड याद रखनी है। यहाँ अगर अच्छे से नहीं दिख रहा हो बाई चांस तो फिक्र ना करें, आज से आपको नोट्स भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। जो पुराने वीडियोज़ हैं उनके नोट्स भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिए जाएंगे। अब इनमें से सबसे इम्पोर्टेंट कमेटी जो थी, सबसे इम्पोर्टेंट कमेटी वो कौन सी थी? ड्राफ्टिंग कमेटी। ड्राफ्टिंग कमेटी क्या काम कर रही थी? हमारे देश के संविधान का ड्राफ्ट तैयार कर रही थी। जिस ड्राफ्ट पे आगे चल के कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में डिस्कशंस होंगे, चेंजेस होंगे और फिर एक फाइनल ड्राफ्ट तैयार होगा जो जाके बनेगा भारत का संविधान। कब बनेगा? 26 नवंबर सन 1949 को। ठीक है साहब, तो अब बात कर लेते हैं कि जो आपकी ड्राफ्टिंग कमेटी है, इस कमेटी में कौन कौन मेंबर था ये याद रखना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले तो प्रेसिडेंट इसके या चेयरपर्सन कह सकते हैं, तो BR अम्बेडकर साहब थे। दूसरे मेंबर है N गोपाला स्वामी अयंगर। तीसरे मेंबर हैं KM मुंशी साहब, सैयद मोहम्मद सादुल्ला। कल को आपसे पूछ ले मुस्लिम लीग का कोई मेंबर था क्या? हाँ साहब थे, सादुल्ला साहब। हिंदुस्तान में जो सीटें थी मुस्लिम लीग में से, उनमें से एक के मेंबर थे ये। KM मुंशी साहब की बात कर लें तो ये एक ओरिजिनल कांग्रेसी थे। कांग्रेस ओरिजिनली जो कांग्रेस से ही आए थे, बाद में इनमें से बहुत से लोगों ने कांग्रेस को ही ज्वाइन कर लिया, पर ओरिजिनली जो बात करें अगर कभी कि ओरिजिनली कांग्रेस से कौन सा मेंबर आया था, तो KM मुंशी साहब आए थे। फिर आएंगे आपके अल्लादी कृष्णा स्वामी, ये भी एक मेंबर थे। इनके नाम के आगे अय्यर भी लगता है, अगर आप पूरा नाम याद रखना चाहें तो अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। मैं इतना ही याद रख लेता हूँ नॉर्मली, तो इजीली याद हो जाता है। बाकी याद करना आपके ऊपर है, आप कैसे करना चाहें। बहुत सी ट्रिक्स बना लेते हैं बच्चे बड़ी अच्छी। N माधवा राव भी थे, ठीक है। और एक और थे, कौन? TT कृष्णमाचारी। अब ये दोनों हैं, N माधवा राव और TT कृष्णमाचारी, ओरिजिनल मेंबर्स नहीं थे। इन्होंने 2 मेंबर्स को रिप्लेस किया था, वो भी आपको बता देते हैं। जो आपके माधव राव थे, इन्होंने BL मित्तर को रिप्लेस किया था। BL मित्तर साहब ने रेजिग्नेशन दे दिया था अपने बुरे स्वास्थ्य के कारण। और जो TT कृष्णमाचारी हैं, इन्होंने खेतान साहब को रिप्लेस किया था, जिनकी मृत्यु हो गई थी। तो ये याद रखेंगे, DP खेतान था इनका पूरा नाम, खेतान साहब का। अब मेरे याद करने का तरीका थोड़ा सा अलग है। आपको मैं एक छोटी सी ट्रिक है, मजाकिया ट्रिक ही है वैसे तो, मेरा अपना तरीका है, पर आपको भी बता देते हैं। अम्बेडकर साहब तो सबको याद रहेंगे ही, ये हमारे
भारत के संविधान के निर्माता के रूप में जाने जाते हैं। ही वॉज द मेन आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो बी आर अम्बेडकर साहब का नाम तो आपको याद रहेगा ही। अब मैंने क्या कहा, मैंने कहा भाई अम्बेडकर साहब को किससे मोहब्बत थी? गोपाल जी से, हमारे कृष्ण जी से। तो इनके साथ साथ कौन रहेगा? एन गोपाला स्वामी अय्यर। अब बिना मुंशी के तो कोई काम पढ़ाई लिखाई वाला होता ही नहीं था उस ज़माने में। मुंशी का ही उनको जाता था जो लिखत पढ़त करते थे। तो के एम मुंशी साहब भी आ गए, लिखत पढ़त का बहुत काम था। अब मुस्लिम लीग से भी कोई ना कोई मेंबर होना था, मुसलमानों के लिए भी किसी ना किसी का रिप्रेजेंटेशन होना ज़रूरी था यहाँ पे। तो सैयद मोहम्मद सादुल्ला साहब आ गए। अब ये जो किताब है हमारा संविधान है, किसी जादू से कम नहीं है मेरे भाइयों। तो एक अलादीन भी चाहिए था जादू का चिराग घिसने वाला, तो वो आ गया अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर। और हीरो तो होना ही चाहिए, इतना बड़ा काम हो रहा है, इतनी बड़ी पिक्चर बन रही है, तो माधवन हमारा हीरो था, एन माधवा राव। और ट्रेन की तरह ये गाड़ी आगे बढ़ रही थी, छुक 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 छुक, संविधान बनता जा रहा था। अब ट्रेन में कौन मिलता है? टीटी। तो टीटी कृष्णाचारी आ गए। मजाक है, ट्रिक है याद करने की, आपको अच्छी लगे तो आप इससे याद करो, अगर कोई और तरीका समझ में आता है तो उससे याद करो। मुद्दे की बात यह है कि इसको याद करना है। अब छोटा सा एडॉप्शन का प्रोसेस भी पढ़ लेते हैं। वैसे तो इसकी डेट शायद ही पूछी जाएंगी, मुझे नहीं लगता पूछी जाएंगी, और आरएएस में तो बिल्कुल नहीं पूछी जाएंगी मेरे हिसाब से, क्योंकि आरएएस इतनी डीप में छलांग कभी कभार ही लगाता है। फिर भी लिख लेते हैं। अब फर्स्ट रीडिंग हुई साहब संविधान की, इसके बाद हुई सेकंड रीडिंग, है ना, और फिर हुई थर्ड रीडिंग। 3 रीडिंग करेगी। आज भी आगे जाके पढ़ेंगे कि जब भी हमारे देश की किसी भी असेंबली में, चाहे वो विधानसभा हो चाहे वो लोकसभा हो, तो वहाँ पे क्या होता है, कोई भी बिल अगर रखा जाता है टेबल पे, तो उसकी 3 रीडिंग की जाती है ना। हर हाउस में 3-3 रीडिंग की जाती है। उसी तरीके से हमारे संविधान की भी जो ड्राफ्ट तैयार हुआ था उसकी 3 मीटिंग की गई। पहली मीटिंग हुई कब? नवंबर 4, 1948 में। यहाँ पे पहला ड्राफ्ट तैयार हो गया था और कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के सामने रख दिया गया था। 5 डेज ऑफ जनरल डिस्कशन। कोई बहुत बड़ा डिस्कशन नहीं हुआ, अमेंडमेंट्स रखने का टाइम अभी नहीं था। अभी उन्होंने फर्स्ट रीडिंग में अमेंडमेंट्स प्रपोज नहीं किए जाते हैं, जनरल डिस्कशन होता है। तो 5 दिन उन्होंने वो जनरल डिस्कशन किया। उसके बाद नवंबर 15, 1948 वो सेकंड रीडिंग स्टार्ट हो गई, जो चली 17 अक्टूबर 1949 तक। बहुत लंबे समय तक चली, समझ रहे हो ना। ये सबसे इम्पोर्टेंट रीडिंग होती है, यहाँ पे अमेंडमेंट्स प्रपोज की जाती हैं। तो टोटल अमेंडमेंट 7653, ये नंबर याद रखेंगे, या ये याद तो रख ही लेंगे कि 7000 से ज़्यादा अमेंडमेंट्स प्रपोज हुई थी। और टोटल डिस्कशन जो हुआ वो कुछ 2500 के करीब थी, 2473 एक्चुअली डिस्कस्ड। तो इतने सारे अमेंडमेंट्स रखे गए, इतने सारे अमेंडमेंट्स पे बात की गई। ये कोई छोटी बात नहीं है। इससे पता लगता है कि संविधान को कितना सोच समझ के बनाया गया मेरे दोस्तों। इसलिए तो हम कहते हैं देश के संविधान की इज्जत करो। ये सबसे पवित्र किताब है जो आपको मिली है। धार्मिक किताबें अपनी जगह हैं, पर संविधान से पवित्र और संविधान से ऊपर कुछ नहीं है। तो इतने डिस्कशन हुए इतने लंबे समय तक, 1948 में चालू हुए थे, 1949 में ऑलमोस्ट 1 ईयर लग गया इनको डिस्कस करते करते। अब जो आपकी थर्ड रीडिंग थी वो चालू कब होगी? 14 नवंबर 1949 को। ये फाइनल रीडिंग थी। ड्राफ्ट ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया था। एक बार पढ़ के असेंबली को सुनाना था कि कहीं कुछ चूक ना हो गई हो। तो ये लास्ट रीडिंग आपकी स्टार्ट हो गई। अब 26 नवंबर 1949, बड़ा ही पवित्र दिन है, मुझे बार बार याद आता है, मैं बार बार कहता भी हूँ। इस दिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को पार्टली लागू कर दिया गया था।
कॉन्स्टिट्यूशन ओके हो चुका था, सब मान गए थे कि कॉन्स्टिट्यूशन बिल्कुल तैयार है और उसके कुछ पार्ट्स को लागू कर देते हैं। अब साइन करने की बात है जो आती है, तो उसमें आप ये याद रखेंगे कि इस पे हमारे संविधान पे सब मेंबर्स के सिग्नेचर हैं। तो सबसे पहला सिग्नेचर किसका था? JL नेहरू साहब का, जवाहरलाल नेहरू साहब ने सबसे पहला सिग्नेचर किया था। और लास्ट सिग्नेचर किसका था? अपने पद की गरिमा बनाते हुए इस असेंबली के प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने आखिरी में साइन किया। उन्होंने कहा सबसे पहले मेरे सारे मित्र साइन करेंगे, मेरे सब साथी साइन करेंगे, मैं आखिरी साइन करूंगा। तो पद की गरिमा को बनाए रखा। इसीलिए शायद हिंदुस्तान के पहले प्रेसिडेंट बने, अनअपोज्ड बने, उनके खिलाफ किसी ने फॉर्म तक नहीं भरा था प्रेसिडेंट का। ये बहुत बड़ी बात होती है। तो उस आदमी के लिए क्या सम्मान रहा होगा इस संविधान सभा के दिल में, उस बात को आप समझें कि अनअपोज्ड प्रेसिडेंट बना दिया गया उन्हें। और ऐसा कब होता है? जब व्यक्ति अपने पद की मर्यादा का पालन करता है, दूसरों का सम्मान करता है। अब कंप्लीट एडॉप्शन की बात आ जाती है, तो कंप्लीट एडॉप्शन सब जानते हैं कब हुआ। कंप्लीट एडॉप्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये हुआ 26 जनवरी 1950 को, जिसे हम मनाते हैं रिपब्लिक डे के तौर पे। अनफॉर्चुनेटली इस रिपब्लिक डे पे कई बड़ी बुरी घटनाएं हुई, दिल बड़ा दुखता है। उसको लेके हमने और फेसबुक पे बात बहुत कर ली, तो यहाँ नहीं करेंगे, पर फिर भी मेंशन करना बनता है कि ये बड़ा पवित्र दिन है मेरे दोस्तों। इसकी मर्यादा को सदा बनाए रखें। जो हो गया इस बार हो गया, अब क्या कर सकते हैं, पर आगे से ऐसा कुछ ना हो, ये हमारे देशवासियों को ध्यान में रखना अत्यंत आवश्यक है। तो ये बात हो गई आपके अडॉप्शन की। अब बात करते हैं कि 26 जनवरी को ही क्यों चुना गया, 26 नवंबर को ही संविधान को पूर्णतः लागू क्यों नहीं किया गया। 26 जनवरी की डेट को याद रखेंगे। 26 जनवरी जो थी वो पहली बार पूर्ण स्वराज डे मनाया गया था। लाहौर सेशन कांग्रेस का हुआ था, उसके बाद वो आप हिस्ट्री में पढ़ेंगे कब हुआ था, कैसे हुआ था। तो लाहौर सेशन में पहली बार पूर्ण स्वराज की बात को कांग्रेस ने मान लिया था। और 26 जनवरी जो थी, दिसंबर में कांग्रेस के सेशन हुआ करते थे, तो लाहौर सेशन भी दिसंबर के महीने में हुआ था। उसके बाद जो है 26 जनवरी जो अगले महीने की थी, उस पर पूर्ण स्वराज डे मनाया गया था। तो उस डेट को याद रखते हो, वो बड़ी ऐतिहासिक डेट थी। अगर आप स्वतंत्रता आंदोलन को समझेंगे तो आप समझेंगे कि पूर्ण स्वराज कितनी बड़ी बात थी, कि कांग्रेस ने भी मान लिया कि हाँ हमें तो पूर्ण स्वराज ही चाहिए। उस दिन से देश का हर बच्चा, हर नागरिक बस इसी जुगत में लग गया था कि हिंदुस्तान को आज़ादी दिलानी है। तो उस पर्टिकुलर डेट का सम्मान करते हुए 26 जनवरी को रिपब्लिक डे बनाने के लिए 26 जनवरी 1950 को पूर्णतः संविधान को लागू कर दिया गया। अन्यथा 26 नवंबर को संविधान ओके हो चुका था, संविधान तैयार हो चुका था, सिग्नेचर हो चुके थे, कुछ पार्ट्स उसके लागू भी कर दिए गए थे। अब 1950 के बाद 1951-52 के सालों में पहली बार आपके जनरल इलेक्शंस होंगे, क्योंकि अब संविधान आ चुका है। अब सब कुछ दुनिया जो है देश में संविधान के अकॉर्डिंग चलेगा। और संविधान में 395 आर्टिकल्स थे। अब तो नंबर कुछ चेंज हो चुका है, क्योंकि अमेंडमेंट्स आते जाते रहते हैं। तो 395वां जो आर्टिकल था, उससे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 और इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1947 दोनों को रिपेल कर दिया गया था। क्यों कर दिया गया था? क्योंकि वो हमारे देश के एक्चुअली में हमारे देश के एक्ट्स नहीं थे, वो ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा पास किए गए एक्ट थे। 1935 का जो एक्ट था, उसको हमने कुछ समय तक अपने एडमिनिस्ट्रेशन के लिए यूज़ करा। 1950 26 जनवरी 1950 तक, जब तक हमारा संविधान नहीं तैयार हुआ था। उसके बाद हमें उसकी ज़रूरत नहीं रही, तो हमने उसको भी हटा दिया। हमने इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 को भी हटा दिया, क्योंकि उसमें पाकिस्तान के बारे में काफ़ी बातें थी। हमें उससे कोई मतलब नहीं था। जो हो गया था, घट गया था, वो घट गया था। भारत एक रिपब्लिक था, एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक था, जिसका अपना एक संविधान था। इसलिए उन दोनों आर्टिकल्स को
रिपेल कर दिया गया। उसके अलावा कोई 2-4 छोटी छोटी बातें वो आपको ऐसी बता देता हूँ, लिखने की आवश्यकता नहीं है, नोट्स में भी है कि सिंबल जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का था वो था हाथी। अब मायावती जी उस हाथी को दिखाती हैं, कि वो कहती है बी आर अम्बेडकर साहब का दलितों का चिन्ह है, ऐसा नहीं था, ये ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का चिन्ह था। माननीय बी आर अम्बेडकर साहब उस असेंबली में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभा रहे थे, जैसा कि आपको बताया ड्राफ्टिंग कमेटी के वो प्रेसिडेंट भी थे। तो याद रखेंगे सिंबल ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वॉज एलिफेंट। अगली बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र। अब कॉन्स्टिट्यूशन जो है कोई छोटी मोटी चीज़ तो है नहीं, बनाना बड़ा लंबा प्रोसेस है, कैसे बनाना है, क्यों बनाना है, क्या बात सही है, क्या बात गलत है, इन सब पे डिस्कशन होना है। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो होती है उसके सब लोग, बहुत से लोग तो एक्चुअल में जो थे आपके वकील ही थे, इसलिए कुछ लोगों ने कहा है कि ये जो सभा थी वकीलों की सभा थी, इट वॉज अ पैराडाइज ऑफ लॉयर्स। ये कमेंट्री किसी ने की भी थी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को लेके। अभी हम उन कमेंट्स वगैरह पे डिस्कशन नहीं करेंगे। अगर आप पढ़ना चाहें तो एक बार किताब में से पढ़ लीजिएगा, लक्ष्मीकांत साहब ने उन सब का मेंशन दिया हुआ है। तो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को एक एडवाइज़र की ज़रूरत थी कि भाई कौन उनको मार्ग प्रदर्शित करेगा उनका, तो उसके लिए डिसाइड किया गया सर BN राव का नाम। अब दिनकर राव से कंफ्यूज नहीं होंगे, सर दिनकर राव जो थे वो पहली बार महाराजाओं पटियाला और महाराजाओं बनारस के साथ वायसरॉय की काउंसिल में शामिल किए गए थे जब कुछ सुधार लाए गए थे, वो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पे सर BN राव हैं, ये सिविल सर्विसेज के मेंबर हुआ करते थे ब्रिटिशर्स के ज़माने में और संविधानों की बड़ी अच्छी नॉलेज रखते थे। तो इनको संविधान सभा का एडवाइज़र घोषित किया गया, कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र घोषित किया गया। उसके बाद सेक्रेटरी की आवश्यकता पड़ी, तो श्री HVR अयंगर थे, नाम ही बड़ा ज़बरदस्त है, आपको वैसे याद हो जाएगा, कोई खास बात नहीं, HVR अयंगर। और चीफ ड्राफ्ट्समैन भी थे जो कि ड्राफ्ट को किस प्रकार से लिखा जाए इस बात पे ध्यान रखते थे, तो वो थे SN मुखर्जी साहब। HC मुखर्जी साहब वाइस प्रेसिडेंट थे, SN मुखर्जी साहब चीफ ड्राफ्ट्समैन थे, दोनों में कंफ्यूज नहीं होंगे। HC मुखर्जी वाइस प्रेसिडेंट और SN मुखर्जी चीफ ड्राफ्ट्समैन, ठीक है साहब। उसके बाद कैलीग्राफर, यानी जिसने कैलीग्राफी होती है हैंड राइटिंग, फ्लोइंग इटैलिक हैंड राइटिंग में लिखा गया था हमारा संविधान, जो हैंड रिटन कॉपी है तो फ्लोइंग इटैलिक में लिखी हुई है, वो किसने लिखी है? प्रेम बिहारी रायजादा ने। उसकी ब्यूटिफिकेशन की गई, फिर साइड में बॉर्डर बनाए गए, उसकी सुंदरता बढ़ाई गई। तो किसने करी? वो शांति निकेतन के कलाकार थे, जिसमें से नंदलाल बोस भी एक थे और बेहोर राम मनोहर सिन्हा भी एक थे। ये दो नाम याद रखेंगे, याद हो जाएंगे, पहली बार सुन के कभी सामने आ गया प्रश्न तो आप इजीली कर लोगे। अब उसके बाद एक हिंदी वर्जन भी लिखा गया। ये तो जो हम बात कर रहे थे अब तक ये अंग्रेजी में लिखा गया था, क्योंकि अंग्रेजी ही पढ़ी थी सब लोगों ने और बाकी देशों के संविधानों से भी बहुत कुछ कॉपी किया गया, तो इंग्लिश में ही कर लिया। वो संविधान भी कई सारे इंग्लिश में थे। फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन को भी हमने देखा, हमने जर्मन को भी पढ़ा। शायद ही किसी देश का संविधान रहा होगा जिसको इस संविधान, हिंदुस्तान के संविधान को बनाते वक्त ना पढ़ा गया हो, ना कहते ना हर चीज़ का रस निचोड़ा गया और उसमें से जो मोती निकले थे उन सब मोतियों को ग्रहण कर लिया गया और जो फालतू की बातें थी उनको छोड़ दिया गया। यही हमारे संविधान की सुंदरता है। और हिंदी वर्जन जो था वो वसंत कृष्ण वैद्य थे, उन्होंने कैलीग्राफी की थी उसकी। अब कुछ समय तक, काफ़ी समय तक जो है 1987 तक, करीब 40 साल तक जो इंग्लिश वर्जन था वो अथॉरिटेटिव माना जाता था। यानी अगर कभी इंग्लिश वर्जन की ट्रांसलेशन करें, कोई बिल आया, मान लीजिए कोई लॉ ऐसी आती है जिसको आपको समझना है या सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ता है उसको समझने के लिए, तो इंग्लिश वर्जन का ही इस्तेमाल किया जाता था, उसी के मीनिंग को सही माना जाता था। हिंदी वर्जन को अथॉरिटेटिव वर्जन नहीं माना जाता था। तो 58th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाया गया, 58वां। जब कहते हैं ना 40 साल बाद 58 साल के आदमी को याद आया, ऐसी कहानियाँ बना लेता हूँ मैं याद करने के लिए, आप भी याद करने के लिए बना सकते हो। 40 साल बाद 58 साल के आदमी को याद आया कि भाई हिंदी बड़ी ज़रूरी है, तो अथॉरिटेटिव टेक्स्ट इन हिंदी का प्रावधान लाया गया। उसका प्रावधान लाया गया 58वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से सन 1987 में। प्रेसिडेंट ने घोषणा करी कि भैया इसका एक हिंदी वर्जन लेके आओ, प्रॉपर इंग्लिश की जो भी ट्रांसलेशन का डिफरेंस है उनको किसी ना किसी तरीके से हटाओ
और अब हिंदी और इंग्लिश दोनों के टेक्स्ट एकदम सेम होंगे। कभी भी हमें संविधान को समझने, पढ़ने की या इंटरप्रेट करने की ज़रूरत पड़े तो हम दोनों में से किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे आज की हमारी क्लास भी समाप्त हो जाती है। कल प्रस्तावना से बात करेंगे, प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से, और आगे बढ़ेंगे। जैसा कि आपको बता दिया, नोट्स अब लेक्चर की वीडियो के साथ साथ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो नोट्स भी इकट्ठे करें, उन्हें पढ़ें, रिवीजन करें, वीडियोस को बार बार देखें, और दोस्तों शेयर ज़रूर करें, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा भाइयों तक पहुँचे। कम से कम पैसा खर्च करना पड़े हमारे भाइयों को RAS, IPS और UPSC की तैयारी करने या किसी भी और एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हमसे जुड़े। हम कोशिश करेंगे कि विद्या बांटने से बढ़ती है, तो आप में भी बांटी जाए, शायद हमारी भी बढ़ जाए। तो बातें तो करते जाएंगे तो ख़त्म ही नहीं होंगी। फिर मिलते हैं कल। थैंक यू, बाय बाय।